नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। देखिए, शाम के 5 बज रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मानसून सिर्फ बारिश नहीं ला रहा है, बल्कि सिस्टम की नाकामी भी बेनकाब कर रहा है। मानसून की पहली बारिश ने देश के सबसे अमीर नगर निगम की दावों की पूरी पोल खोल कर रखी। देखने वालों की रूह कांप जाएगी जो तस्वीरें हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। मॉनसून के इस मौसम में अगर आप महाराष्ट्र की सड़कों पर हैं, तो मौत आपके ठीक नीचे है। ये तस्वीरें सिर्फ बारिश की नहीं हैं, ये तस्वीरें उस सिस्टम की हैं जो हर साल तैयारियों के दावे करता है और पहली तेज बारिश में धराशायी हो जाता है। भारी बारिश के बाद कहीं सड़क के गड्ढे मौत का गड्ढा बन गए हैं, कहीं खुले मैनहोल लोगों को निगल रहे हैं, तो कहीं बारिश के पानी में छिपे खतरनाक गड्ढे मासूमों की जान ले रहे हैं। मुंबई से पुणे, ठाणे से नासिक और पालघर तक तस्वीरें एक ही सवाल पूछ रही हैं, आखिर जनता की जान की जिम्मेदारी किसकी है? लापरवाही की हद देखनी हो तो ठाणे के बदलापुर से ये तस्वीरें देखिए। 50 साल की अरुणा कुलकर्णी अपने बेटे के साथ टिटवाला गणपति के दर्शन कर लौट रही थी। दिल में आस्था थी, लेकिन जांभले गांव के पुल पर बाइक गड्ढे में क्या टकराई, संतुलन बिगड़ा और सिर के बल गिरी और अरुणा कुलकर्णी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दावे कागजी हैं, लेकिन मौत असली है। चांदीवली की तस्वीरें देखिए। सड़क पर सैलाब था, नगर निगम ने 25 फीट गहरा मैनहोल खुला छोड़ दिया। अफजल शेख नाम का शख्स मैनहोल को देख नहीं पाया और सीधे 25 फीट नीचे समा गया। पुणे में एक लापरवाह ठेकेदार ने सीवेज का गड्ढा खुला छोड़ दिया। बारिश का पानी भरा और 2 साल का मासूम सोहम खेलते खेलते उसमें डूब गया। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पालघर के डहाणू में तो हालात और भी चौंकाने वाले हैं। यहाँ फ्लाईओवर पर बने एक बड़े गड्ढे में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को हादसों का हाईवे बना दिया। महज 10 से 12 मिनट में 15 से ज्यादा वाहन इस गड्ढे की चपेट में आए और गड्ढे से टकराकर उनके टायर फट गए। इतना ही नहीं, सड़क के भीतर से लोहे की सरिया तक बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। पालघर जैसी ही तस्वीर मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर दिखाई दी, जहां भारी बारिश के कारण सड़क का हिस्सा धंस गया। बीच हाईवे पर यह गहरा और जानलेवा गड्ढा किसी भी वक्त बड़े हादसे को दावत देता नजर आया। सिस्टम की लापरवाही की ऐसी ही तस्वीर कुछ दिन पहले दादर से सामने आई थी, जहां बीएमसी की मेयर साहिबा दादर में खड़े होकर विकास के दावे ठोक रही थी। टीवी कैमरों पर ऑल इज वेल की रट लगा रही थी और तभी ठीक उनके पीछे एक चलते फिरते इंसान को जमीन निगल गई। मेयर साहिबा देखती रह गई और एक युवक सीधे गड्ढे में गिर गया। बीएमसी के वार्ड ऑफिसर से लेकर उस जूनियर और सब इंजीनियर की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वे इस मैनहोल को बंद रखे ताकि जो कोई वहाँ से गुजर रहा हो वो इस मैनहोल में ना गिरे। वहीं दूसरी ओर यदि कोई काम चल भी रहा हो तो ये इन्हीं वार्ड ऑफिसर्स की जिम्मेदारी थी कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि वहाँ पर बैरिकेडिंग हो, लेकिन बैरिकेडिंग भी नहीं रखी गई थी। ऐसे में फिलहाल बीएमसी ने इन सभी 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। मुंबई में मैनहोल ने जान ली, ठाणे में गड्ढे ने मां को छीन लिया, पुणे में खुला गड्ढा मासूम को निगल गया और पूरे महाराष्ट्र में बारिश के साथ सिस्टम की बदइंतजामी भी बहकर सामने आ गई। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर हर मॉनसून में जनता कब तक शिकार बनती रहेगी? गड्ढों, मैनहोल और लापरवाही के बीच लोगों की भगवान भरोसे जिंदगी कब तक चलती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हो रही है, जहां हर साल की तरह इस बार भी मानसून आया तो सारे दावे पानी में बहते रहे। लगातार हो रही बारिश से मुंबई कर एक बार फिर से परेशान।
पिछले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है और ये तो अभी शुरुआत है। तेज बारिश से मुंबई बेहाल है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हमेशा की तरह शहर के कई प्रमुख इलाकों में पानी भर जाता है, जिससे हादसे होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पिछले 2 दिनों में आई ये मुंबई के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। सायन, कुर्ला, दादर, अंधेरी समेत तमाम इलाकों में जैसे ही बारिश तेज होती है, पानी भरने लगता है, रफ्तार थम जाती है। अंधेरी का ये सबवे तेज बारिश में तालाब बन जाता है। इस बार भी बारिश के कारण हालात ऐसे बने कि काफी देर तक अंधेरी का सबवे बंद करना पड़ा। मुंबई में बीती रात से ही जोरदार बारिश जारी है और हम इस समय मुंबई के अंधेरी सबवे इलाके में हैं और आपको दिखा दें कि अंधेरी सबवे में हर साल की तरह इस साल भी पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यातायात प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। आपके सामने आप लोगों को छाता लेकर चलते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही मिनट पहले इनको यहाँ पर आने देना शुरू किया गया है। इसके पहले अंधेरी सबवे को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था। तस्वीरें बांद्रा की हैं, जहाँ तेज बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। हर जगह पानी, हर घर में पानी, और उसके बाद हर तकलीफ है, हर जहाँ देखो वहाँ तकलीफ है। गटर कहीं साफ नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी भर रहा है बीएमसी। हर साल की तरह इस साल भी मतलब सिर्फ एक ढकोसले है बीएमसी के। जब भी देखो तो कहीं ना कहीं पानी की जल भराव की समस्या दिखती है मुंबई में। ये साइन इलाके की तस्वीरें हैं। बारिश का पानी तो आ गया, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। पानी लोगों के घरों में घुस गया। आप देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी भरा है। ये मुंबई का वीरा देसाई मार्ग है। बारिश होते ही यहाँ भी पानी भरने में देर नहीं लगती। पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं, लेकिन सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। हम इस समय मुंबई के वीरा देसाई इलाके में हैं और आप देखें कि यहाँ पर जल भराव की स्थिति इतनी भारी तरीके से उत्पन्न हुई है कि लोग मजबूर हैं कि वे इस जल भराव के बीच अपनी गाड़ी को निकालें। और ये सिर्फ मुंबई का एक नहीं, बल्कि ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर जल भराव देखने मिलता है और इसका असर मुंबईकरों की और जनजीवन को अस्त व्यस्त करने की ओर कंट्रीब्यूट करता है। ये ओशीवारा की तस्वीरें हैं। शुक्रवार बारिश के बाद क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। गाड़ियों की रफ्तार कम होती गई। यहाँ मेट्रो स्टेशन के नीचे पानी भर गया। मुंबई से सटे मीरा भायंदर में दर्दनाक हादसा हुआ। चलती बाइक पर नारियल का पेड़ गिर गया। हादसे में पूर्व डिप्टी मेयर के बेटे की मौत हो गई। 2 दिन पहले भारी बारिश के बीच चलती बाइक पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया था, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये मुंबई से सटा विरार है। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ है। तस्वीरें शुक्रवार सुबह की है। बारिश के चलते मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन भी देरी से चली। वेस्टर्न लाइन पर करीब 15 मिनट देरी से ट्रेनें चलने की खबरें आई। इस दौरान स्टेशन पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। मुंबई शुक्रवार सुबह तक पिछले 24 घंटे में 100 mm से ज्यादा बारिश हो गई। आगे के लिए भी मौसम विभाग ने तेज से बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्कता बरतने के लिए अपील की गई है। खासतौर पर वे घर से तभी बाहर निकले जब जरूरी हो, ऐसे अपील भी किए गए हैं। देश की सबसे अमीर नगर पालिका है मुंबई। कई छोटे राज्यों से ज्यादा इसका सालाना बजट है, लेकिन हर साल मॉनसून में मुंबई ऐसे ही डूबी डूबी दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, मानसून के असर से गुजरात भी कराह रहा है। यहाँ के कई जिलों में तेज बारिश हुई। सूरत शहर की तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। शर्मराई व्यवस्था की पोल खुल गई है। कई जगह तेज बारिश का अलर्ट। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अब तैनात कर दी गई।
सूरत में बारिश के साथ ही शहर की सड़कों की पोल भी खुलने लगी है। बारिश में सूरत की सड़कों का क्या हाल है वो इन तस्वीरों में दिख रहा है। शहर में एक सड़क अचानक धंस गई और उसमें एक कार फंस गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना रांदेर क्षेत्र के रामवाड़ी इलाके की है। बताया जा रहा है कि सड़क की मरम्मत नहीं हुई थी और पानी में ये दब गई। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कई लोगों ने इसे सूरत महानगर पालिका की लापरवाही बताया तो कुछ ने निगम पर तंज कसते हुए कहा कि सड़क की मरम्मत भी आधी अधूरी कर दी गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जल्दी में आसपास का काम कर दिया गया ताकि आवाजाही जारी रहे। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर सड़क धंसी थी वहां कुछ समय पहले गुजरात गैस कंपनी ने पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की थी। बाद में नगर निगम ने सड़क को पूरी तरह यातायात योग्य बना दिया था, लेकिन बारिश के दौरान सारे दावे गड्ढे में चले गए। कार जब गड्ढे से निकाली गई उसके बाद बाकी गड्ढे की भी मरम्मत कर दी गई। तस्वीरें जूनागढ़ की हैं। पानी घुटनों तक आ गया है। बाइक बंद हुई तो खींचनी पड़ रही है। यहाँ पानी में कुछ लोग फंस गए तो बचाव टीम को पहुंचना पड़ा। लोगों को बाहर निकाला गया। जूनागढ़ की ही एक और तस्वीर है। ये देखिए पानी के अंदर मौजूद गड्ढे में कैसे एक स्कूटर गिरता है। इस शख्स का स्कूटर बंद हो जाता है। वो खींचते हुए ले जा रहा था कि गड्ढे में गिर गया। इसी तरह उसे बाहर निकाला गया तो वहाँ से गुजर रही एक महिला और बच्ची गड्ढे में गिर जाती है। सड़क पर ऐसा सैलाब आया कि बच्चे फंस गए। तेज पानी की धार में बहने लगे। तस्वीरें जामनगर की हैं। जामनगर में 4 घंटे में ही 6 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। पानी के तेज बहाव में 2 मासूम बच्चे फंस गए। किसी तरह वक्त रहते दोनों बच्चों को बचाया गया। ये तस्वीरें भी जामनगर से आई हैं, जहां एक रिक्शा पानी में बहता दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि कितना पानी भरा है। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। अब आप ये तस्वीरें देखिए, कैसे साइकिल सवार इन बच्चों के साथ एक पिता पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। एक शख्स अपने बच्चों को स्कूल से लेने गया था। वो साइकिल पर उन्हें बिठाकर संभल कर आगे ले जा रहा था, लेकिन अचानक एक गड्ढे में घुस जाती है साइकिल। बच्चों सहित ये शख्स गड्ढे में गिर जाता है। लचर सिस्टम के इन गड्ढों में बच्चों की जान कैसे आफत में आ गई, ये आप देख सकते हैं। अब आपको वलसाड की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ बरसात इतनी तेज कि दिन में ही गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ रही है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां सड़क पर नहीं दौड़ रही बल्कि नदी में तैरती हुई जा रही हैं। जिसकी गाड़ी बंद हो गई उसके लिए मुसीबत और बढ़ गई। सुबह से पानी का बहुत परिस्थिति खराब है। घर के अंदर बहुत पूरी तरह पानी भर गया था और कम से कम मेरे घर में 2-2 फुट जितना पानी घुस गया है। और मैं आज तक इन लोग को नगर पालिका से सब लोग कहते आ रहा हूँ कि भाई ये कचरा सब अंदर आ जाता है तो ये थोड़ा नाली वाली सब साफ कराओ, मगर कोई करता है नहीं। और फिर बाद में आके करके भी जाते हैं, वो नाली का कचरा वो भी रोड पे फेंक के चले जाते हैं, तो वो वापस कचरा नाली के अंदर ही चला जाता है। नॉर्मली सुबह 3:30-4 बजे से पानी भरा है। ये नॉर्मली नगर पालिका का नॉट वर्किंग काम है। इसमें उनको 2 से 3 बार रिमाइंडर करा चुके हैं कि भाई नाली साफ कराओ, नाली साफ कराओ, बट उनका कोई वर्किंग नहीं है। गुजरात के कई इलाकों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वलसाड में बहुत तेज बारिश की चेतावनी है। दमन में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के पड़ोसी हरियाणा के गुरुग्राम से रफ्तार के आतंक का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। सेक्टर 75 गुरुग्राम में सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को एक तेज रफ्तार कार ने ऐसी टक्कर मारी कि दोनों कई फीट दूर जा गए। लेकिन हैरत की बात सिर्फ हादसा नहीं है, बल्कि हादसे के बाद का वो मंजर है जिसने इंसानियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। गुरुग्राम के सेक्टर 75 में रोंगटे खड़े कर देने वाले हिट एंड रन की तस्वीरें देखिए। कार सवार लोगों ने 2 युवकों को हवा में उछाला, फिर सड़क किनारे फेंककर भागे कार सवार।
इंसानियत हुई शर्मसार। आरोपियों ने की चेहरे पर गमछा लपेटकर सबूत मिटाने की कोशिश। सड़क किनारे खड़े इन दो युवकों को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उन पर कितनी बड़ी आफत टूटने वाली है। दोनों युवक आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उनकी तरफ बढ़ती है और फिर जो दिल दहला देने वाला मंजर नजर आया उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। हादसा इतना खौफनाक था कि कार की टक्कर के बाद दोनों युवक हवा में उछलते हुए कई फीट दूर जाकर सड़क किनारे लगे खंभों से टकराते हैं और बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। युवकों को टक्कर मारने के बाद कार रुकती है, कुछ लोग नीचे उतरते हैं, अपने चेहरे गमछे से ढकते हैं। कार सवार लोग मुंह छिपाकर घायलों की मदद करने की बजाय उन्हें सड़क किनारे खिसकाते हैं और फिर घायलों को छोड़कर फरार हो जाते हैं। आरोपियों को लगा होगा कि शायद उनकी पहचान छिप जाएगी, लेकिन सड़क पर लगा सीसीटीवी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। इतना ही नहीं, फुटेज में कार का नंबर भी साफ दिखाई दे रहा है। इस खौफनाक हादसे में एक ग्राफिक डिजाइनर समेत दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को उनके दोस्तों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और सीसीटीवी फुटेज और कार के नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। गुरुग्राम से आई ये खौफनाक तस्वीरें सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, रफ्तार के नशे में चूर बेपरवाह लोगों का सच भी दिखाती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कार किसने चलाई, सवाल ये भी है कि घायल सड़क पर तड़पते रहे और मदद करने की बजाय आरोपी भाग क्यों गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चलिए पुणे के चेतन अग्रवाल हत्याकांड की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, गिरफ्तार आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट ने 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों आरोपियों की 5 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही थी। खत्म होने के बाद आज उन्हें पुणे के बडगांव मावल कोर्ट में पेश किया गया। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट AM विभूति ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देखिए, पुणे के केतन मर्डर केस में अब तक की सबसे बड़ी जांच होने वाली है। सिया के बुने जाल और चेतन के खूनी षड्यंत्र का मुकम्मल हिसाब होने वाला है, क्योंकि पुलिस की 18 सवालों की पॉलीग्राफ चक्रव्यूह लिस्ट तैयार हो चुकी है। क्या कोई तीसरा भी था जिसने इस कत्ल की पटकथा लिखी, या फिर क्राइम पेट्रोल देखकर कानून की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश की गई? अब ना सिया की खामोशी चलेगी, ना चेतन का झूठ। रिपोर्ट में अब सिया और चेतन का गेम पूरा होने वाला है। अब सिया का सारा जाल और चेतन का हर षड्यंत्र फेल हो सकता है। पता चलने वाला है कि क्या सिया चेतन अकेले थे या फिर वो तीसरा भी था, वो शख्स जो आरोपी चेतन चौधरी का क्लासमेट। पुलिस जांच में ये दावा किया गया है कि चेतन के दोस्त को मर्डर की साजिश की पहले से पूरी जानकारी थी और उससे मर्डर की प्लानिंग पर सिया और चेतन ने बात भी की थी। इस खुलासे के बाद चेतन केस में तीसरे की भूमिका की भी पुख्ता जांच हो रही है। सच क्या है और जो कुछ बताया गया है, क्या वो सच है या फिर झूठ? ऐसे ही हर सच को जानने के लिए पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी की। खास बात यह है कि सिया ने खुद पॉलीग्राफ टेस्ट की सहमति दी है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि कई तरह के सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जिन पर अभी तक सिर्फ शक और दावे ही थे। कौन सच बोल रहा है और किसने साजिशों का पुलिंदा तैयार किया? क्या चेतन की मौत सिया के दिमाग की उपज थी या फिर चेतन ने सिया को इस मर्डर के लिए तैयार किया? केस काफी हद तक तकनीकी सबूतों पर आधारित है और इसी वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट को जांच के लिए अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए 18 सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है। वो सवाल भी आपको बताएंगे। उससे पहले पुलिस ने एक और खुलासा किया है, वो भी आपको बताते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी चेतन ने वारदात से पहले टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल देखा। उसने एपिसोड देखकर समझने की कोशिश की थी कि जांच एजेंसियों को आखिर चकमा कैसे दिया जा सकता है।
इससे इतर तमाम खुलासों के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। उसमें सूत्रों के हवाले से जो 18 सवाल पूछे जा सकते हैं, अब वो समझिए। उनमें सिया के नाम से लेकर इस टेस्ट के लिए उसकी सहमति पर सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है, क्या वो केतन को जानती थी? क्या केतन से सगाई हुई थी? उसके बाद सीधे मर्डर से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या चेतन को जानती हैं? जून 2026 में उसके संपर्क में थीं। 18 जून को लोहगढ़ इलाके में गई थी। उस दिन केतन और चेतन से मुलाकात हुई थी। क्या तीनों 18 जून को एक जगह पर साथ में मौजूद थे? उसके बाद सिया से उसकी प्लानिंग और उसके साथियों के बारे में पूछताछ हो सकती है। मसलन क्या केतन को लोहगढ़ जाने के लिए बोला गया था? क्या चेतन के साथ लोहगढ़ जाने की योजना थी? क्या केतन की लोकेशन चेतन से साझा की गई थी? क्या लोहगढ़ में केतन से शारीरिक झड़प हुई थी? क्या केतन को धक्का दिया गया था? पुलिस किसी भी हाल में सिया के साथ अगर कोई था, उसके बारे में जानना चाहती है। अगर उसने कहानी बनाई होगी तो वो फंस सकती है। ऐसे में सवाल हो सकते हैं कि क्या केतन के साथ किसी दूसरे को लड़ते देखा था? क्या घटना से जुड़े मैसेज डेटा आपने डिलीट किए? क्या केतन की हत्या का वास्तविक कारण आपको पता है? ये वो सवाल हैं जिनके जरिए पुलिस आरोपियों को अदालत में केतन के कातिलों को उनकी असली जगह तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। मुंबई से सुजाता द्विवेदी और पुणे से यशपाल सोनकांबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये बॉलीवुड के भाईजान है ना सलमान खान, उनके घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में एक नया मोड़ आ गया, जिसने नए सवाल खड़े कर दिए। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का भाई, इस केस का मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई, अब खुद सरेंडर करना चाहता है। तिहाड़ जेल में बंद अनमोल ने मुंबई की मकोका कोर्ट में अर्जी देकर पेश होने की इजाजत मांगी। सलमान खान का दुश्मन जेल क्यों आना चाहता है? क्या गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई करेगा सरेंडर? तिहाड़ जेल से मुंबई आने की छटपटाहट या कोई नई साजिश? एनआईए की कस्टडी के बीच बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा गेम प्लान। अप्रैल 2024, याद करिए बांद्रा का वो गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा देश दहल गया। सलमान खान को टारगेट कर चलाई गई उन गोलियों के पीछे का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई था। वही मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई जो अब तक भागता फिर रहा था, अचानक मुंबई की मकोका अदालत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो गिड़गिड़ा रहा है कि अनमोल बिश्नोई ने मुंबई की विशेष मकोका अदालत में याचिका दाखिल कर सरेंडर की अनुमति मांगी है। अनमोल ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट को बताया है कि वो न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए अदालत के सामने पेश होना चाहता है। फिलहाल अनमोल बिश्नोई राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के एक दूसरे मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। याचिका में अदालत से तिहाड़ जेल अधीक्षक के नाम प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की गई है ताकि उसे शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जा सके। जेल में बंद अनमोल का दावा है कि उसकी गैर मौजूदगी में अब तक 3 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और एक निष्पक्ष ट्रायल के लिए वे खुद को कानून के हवाले करना चाहता है। जो अनमोल बिश्नोई एनआईए के केस में तिहाड़ में सुरक्षित है, वो अचानक मुंबई की मकोका कोर्ट में केस के ट्रायल को तेज करने की वकालत क्यों कर रहा है? क्या ये ट्रायल को प्रभावित होने से बचाने की कोशिश है या फिर तिहाड़ जेल में उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है? यही वो सवाल हैं जो अब जांच एजेंसियों और कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर चली गोलियां, फिर लॉरेंस गैंग का नाम और अब मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की सरेंडर अर्जी, जिस पर मकोका कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है। अब सबकी नजर कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। चार्जशीट के मुताबिक सलमान खान के घर खौफ पैदा करने के लिए सभी शूटर्स को निर्देश अनमोल ने ही दिए थे। ऐसे में अब देखना होगा कि कोर्ट इस सरेंडर अर्जी पर क्या फैसला लेती है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अयोध्या में जब चढ़ावे की काउंटिंग होती थी तो आरोपी अपने कपड़े और मोजे में पैसे छुपा कर ले जाते थे। कैसे होता था ये पूरा खेल, दिखाएंगे आपको छोटे से ब्रेक में।
तो देखिए, इस वक्त राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि चढ़ावा चोरी के आरोपी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास पैसों का बंटवारा करते थे। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, कमलेश पांडे, टिन्नू यादव समेत 8 लोग यहीं पर 14 कोसी परिक्रमा के पास पैसों का बंदरबाट करते थे। रिमांड पर लेने के बाद पुलिस आज अविनाश शुक्ला को वहां लेकर भी गई। मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला ने पुलिस को वो जगह भी दिखाई जहां पैसों की बंदरबाट होती थी। साथ ही उन्होंने इसी जगह कुछ कीमती वस्तुएं भी छिपा रखी थी, जिसे पुलिस ने रिकवर कर लिया है। देखिए, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई एक और खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। जहां राम मंदिर में पैसे चढ़ावा चोरी का खेल खेला जा रहा था, यह सामने आ रहा है कि कैसे अपनों की भर्ती हुई और कैसे कुछ हजार की सैलरी वाले लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। एनडीटीवी इससे जुड़े कई खुलासे कर चुका है और अब जानकारी आ रही है कि आरोपी सीसीटीवी से बचकर मोजे में पैसे छिपाकर ले जाते थे। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे और दान में हुई चोरी के मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस और एसआईटी की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मंदिर की सुरक्षा, प्रबंधन और भर्ती प्रक्रिया की कलई खुलती जा रही है। अब नए और बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों के सामने चोरी, कपड़ों मोज़ों में छिपाते थे पैसे। 45 दिनों की रिकॉर्डिंग खंगालने के बाद पुलिस ने जो दावा किया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। यह सामने आ रहा है कि मंदिर में आने वाले करोड़ों रुपए के चढ़ावे की गिनती के दौरान कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों के सामने ही शातिर तरीके से नोटों के बंडल अपने कपड़ों और मोज़ों में छिपाकर पार कर रहे थे। चोरी के मामले में गठित एसआईटी की जांच में सीसीटीवी कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के अनुसार मंदिर परिसर के भीतर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली में गंभीर खामियां थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने करोड़ों रुपए का गबन किया। और अब ये सामने आ रहा है कि आरोपी कपड़ों और मोज़ों में छुपाकर पैसे ले जाते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर यानी पीएफसी के भीतर लगे कैमरों की 45 दिनों की फुटेज की बारीकी से जांच की गई। इस जांच में कम से कम 5 कर्मचारी ऐसे पाए गए जो नोटों की गिनती करने के दौरान बेहद शातिर तरीके से नोटों के बंडल गायब कर रहे थे। इस कार्रवाई में अब तक करीब 80 लाख रुपए की भारी भरकम नकदी बरामद की जा चुकी है। अयोध्या पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए लोगों में अधिकतर आरोपी सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी अपने मोजे में तो कभी पॉकेट में रखकर नोटों की गड्डियां ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीसीटीवी कंट्रोल रूम में सही तरह से निगरानी नहीं हो रही थी, जिसका फायदा ये आरोपी लगातार उठा रहे थे। हालांकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मंदिर के सिस्टम में सीसीटीवी फुटेज केवल 45 दिनों तक ही सुरक्षित रहती है। ऐसे में ये अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि ये खेल कब से चल रहा था और कुल कितने रुपयों का गबन किया जा चुका है। संपत्तियों की जांच अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है। जानकारी के मुताबिक पुलिस आरोपियों से मिले दस्तावेजों की भी जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि चोरी के पैसों से कहीं जमीन, मकान या दूसरी संपत्तियां तो नहीं खरीदी गई। इसके अलावा पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि दान की रकम निकालने के और कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे। बैंक अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं लापरवाही हुई या किसी स्तर पर मिली भगत थी। अब एसआईटी टीम एक बार फिर अयोध्या में है। बताया जा रहा है कि बुधवार को ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई थी। गोपाल राव से सवाल जवाब हुए, लेकिन जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे मंदिर के अंदर अधर्म का काम हो रहा था। अयोध्या से अजय दुबे और सिकता देव के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के और हेरा फेरी के आरोपों में देश भर में बहस छिड़ गई। चढ़ावा चोरी से राम नगरी के साथ साधु संत भी गुस्से में। अब इस मामले पर आरएसएस का पहला बयान भी आ गया। रिपोर्ट में
जिस राम मंदिर के लिए सदियों का संघर्ष हुआ, वहां चंद रुपयों के लालच ने संतों और भक्तों की भगवान राम के प्रति श्रद्धा को तार तार कर दिया। जहां एक तरफ एसआईटी राम मंदिर में चढ़ावा चोरों के खिलाफ एक्शन में है, वहीं इस मामले पर मचे सियासी घमासान के बीच आरएसएस का पहला बयान भी आ गया है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है। संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणाम कारक कदम उठाए। चढ़ावा चोरी पर संघ के इस तीखे रुख के साथ ही सनातन के सबसे बड़े चेहरे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी चढ़ावा चोरों को श्राप दे दिया। पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। सरकार पर भरोसा है और सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है, इस छल युग में सावधान रहना। चढ़ावा चोरी पर जहां एक तरफ सियासत अपने शबाब पर है, वहीं एनडीटीवी से बातचीत में देश भर से आए श्रद्धालुओं का दर्द छलक उठा। भक्तों ने कैमरे पर नम आंखों से कहा कि अयोध्या में राम तो आ गए हैं, लेकिन अभी तक नैतिकता और सच्चा राम राज्य आना बाकी है। राम भक्त चढ़ावा चोरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भगवान के उसमें चोरी की गई है तो निराश नहीं होंगे? गलत बात है ना, भगवान के मंदिर में चोरी करना। भाई ऐसा होना नहीं चाहिए था, हिसाब से जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। बस फिलहाल तो एसआईटी तो गठित हो ही गई है, जो सजा मिलेगी तो जाहिर सी बात है। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको सजा मिलनी चाहिए। करिए वो कुछ नाम मात्र लोग हैं जो कि पकड़े जाएंगे, बाकी इसमें बीजेपी या आरएसएस का कोई हाथ नहीं है। हमारे चंपक राय जी बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस चक्कर में। अयोध्या में राम मंदिर के चंदा चोरी मामले के बीच पहली बार श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार करने पर विचार विमर्श हो सकता है। 6 जुलाई को ट्रस्ट की होने वाली बैठक एक नियमित बैठक नहीं है। इस बैठक में राम भक्तों के विश्वास की भी परीक्षा होगी। चंदा गबन विवाद के बाद चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के इस्तीफे के बाद अब इस बैठक में ये फैसला होना है कि क्या ये इस्तीफा ट्रस्ट मंजूर करता है या नहीं। साथ ही क्या इस बैठक में इस इस्तीफे की मंजूरी के बाद नई जिम्मेदारियां तय हो सकती हैं। सवाल ये है कि क्या ट्रस्ट के बड़े सदस्य हटाए जाएंगे, उनका इस्तीफा मंजूर होगा। इस्तीफा स्वीकार करने के लिए ट्रस्ट के सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे ने राम मंदिर ट्रस्ट और मैनेजमेंट सबको सवालों के घेरे में लिया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की वो बड़ी मछलियां कौन हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। देखना ये होगा कि संघ की नाराजगी, भक्तों और संतों के इस गुस्से के बाद एसआईटी उन असली चेहरों को कब तक बेनकाब कर पाएगी। अयोध्या से सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, एनडीटीवी पर हम चढ़ावा चोरी पर नए खुलासे रोज कर, अभी एक और नया खुलासा करने जा रहे हैं। हमारे पास आरोपियों की नई तस्वीरें सामने आई हैं। एक बड़ा खुलासा ड्यूटी चार्ट और भर्ती को लेकर भी हुआ है। ये पता चला है कि भर्ती में भी भारी धांधली हुई थी। रिपोर्ट में देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं उन आरोपियों की जिनका चोरी में नाम है। ये तस्वीर 4 आरोपियों की मंदिर के बाहर की है। इसके अलावा एक और तस्वीर आई है जिसमें अनुकल्प और अविनाश काउंटिंग सेंटर के अंदर बैठे हैं। बाएं अविनाश है और दाएं अनुकल्प मिश्रा है। पहली बार अविनाश शुक्ला का फोटो सामने आया है। इस बीच बड़े खुलासे हो रहे हैं। एनडीटीवी को एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक 10 लोगों को मार्च 2025 में मंदिर में पैसे गिनने के लिए नौकरी पर रखा गया था। उस समय महाकुंभ चल रहा था। चंपत राय के कहने पर अनिल मिश्रा ने इन लोगों को काम पर रखा। 2 मार्च को चंपत राय ने सबको अनिल मिश्रा से मिलने के लिए कहा। 4 मार्च को सभी उम्मीदवार अनिल मिश्रा से मिले। 6 मार्च 2025 को 10 लोगों की नियुक्ति हुई। शुरुआत में किसी का आई कार्ड नहीं बना था, केवल ड्यूटी चार्ट दिखाकर एंट्री हो जाती थी। ये वही ड्यूटी चार्ट है जिसे दिखाकर एंट्री हो जाती थी।
जो भी इसे लेकर जाता वो काउंटिंग रूम में चला जाता। इसे लेकर जो और जानकारी है उसके हिसाब से सभी नए कर्मचारियों को ट्रस्ट की ओर से 18,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता था। ड्यूटी का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक था। दोपहर 1:30 बजे लंच ब्रेक होता था। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और चढ़ावे में कई गुना बढ़ोतरी के चलते 2 केंद्र बनाए गए। पहला काउंटिंग सेंटर मंदिर परिसर के भीतर PFC यानी पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर भवन में था। दूसरा काउंटिंग सेंटर मंदिर परिसर के भीतर स्थित पुलिस चौकी में बनाया गया था। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप NDTV पर हासिल करेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही।